स्टडी वेब्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आप सभी का प्राचीन भारत के इस सीरीज़ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम लोग सीरीज़ पढ़ने वाले, आज का जो वीडियो है वो प्राचीन भारत से है और जिसमें हम लोग अभी टारगेट लुसेंट ऑब्जेक्टिव को लेकर चल रहे हैं। यानी कि लुसेंट ऑब्जेक्टिव का जो बुक है वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान का, उसको हम लोग टारगेट किए हुए हैं, उसको ख़त्म करना है। और जिसके अंतर्गत हम लोग प्राचीन भारत से 1200 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। ये जो सीरीज चल रहा है दोस्तों, ये बीपीएससी, बिहार दरोगा और बिहार एसएससी, इन तीनों एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए चलाया जा रहा है। क्योंकि 66 बीपीएससी का पीटी अब जल्दी ही होगा, नोटिफिकेशन आने ही वाला है। और बिहार दरोगा तो आ ही चुका है, एक तो मेंस होने वाला है, एक फिर से 2200 कुछ जो है सीटें आ गई हैं बिहार दरोगा की। और बिहार एसएससी जो इंटर लेवल का मेंस होने वाला है उससे भी रिलेटेड है दोस्तों। आज का ये जो वीडियो है प्राचीन भारत ऑब्जेक्टिव सीरीज़ का, लुसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज़ का, यह 5वां पार्ट है। और इसमें आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन कौन से एग्ज़ाम में वो पूछे गए हैं, जिसमें ज़्यादातर प्रश्न जो होंगे वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए होंगे। तो चलिए आज चलते हैं प्रश्न की ओर और पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। इससे पहले अगर आपने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे किसी भी वीडियो का। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि चाणक्य का अन्य नाम था। तो चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। यानी विष्णुगुप्त जो है किनको कहा जाता था, तो चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा जाता था। नेक्स्ट है कि किसकी तुलना मैकियावेली की प्रिंस से की जाती है। तो कौटिल्य या चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, जो राजनीति से रिलेटेड है, अर्थशास्त्र नाम है दोस्तों, लेकिन यह राजनीति से रिलेटेड है। और यह जो मैकियावेली का जो प्रिंस है, एक रचना है उनकी, उससे इसकी तुलना की जाती है। नेक्स्ट है कि वह कौन सा शासक था जिसने राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। तो अशोक जो है उसने सुसीम की हत्या करके खुद गद्दी पर बैठा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। तो सम्राट अशोक को प्रभावित करने वाली जो उसकी पत्नी थी वह कारुवाकी नाम था उसका। क्या नाम था दोस्तों? कारुवाकी नाम था। वो कौन थी? तो सम्राट अशोक की पत्नी थी। नेक्स्ट है कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता के रूप में प्रकृति का प्रयोग किया है। तो मगधी प्रकृति का प्रयोग किया है दोस्तों सभी अभिलेखों में। नेक्स्ट है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। तो बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुए थे दोस्तों, और उसको कुचलने के लिए अशोक को बिंदुसार ने भेजा था। तो चलिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवनाम प्रिय भी है। तो देवनाम प्रिय, मौर्य वंश का जो अशोक है उसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी है, जिसका मतलब होता है देवताओं का प्रिय। नेक्स्ट है कि प्राचीनतम राजवंश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मौर्य जो है सबसे प्राचीन है। गुप्त तो आया था ईसवी सन में। ये मौर्य जो है ईसा पूर्व का है। कुषाण पहली शताब्दी में आया था। कण्व तो उसके बाद भी आया था। तो इसलिए सबसे प्राचीन जो है वो मौर्य है। नेक्स्ट है कि कौटिल्य या चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे दोस्तों। नेक्स्ट है कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने किस धर्म का अंगीकार कर लिया था। तो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में उस मुख्य रूप से मदद की थी। तो चाणक्य ने उसके शासन विस्तार में मदद की थी दोस्तों। नेक्स्ट है कि सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो बौद्ध कला का जो है यह निरूपण करता है, सांची का जो स्तूप है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 13 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था दोस्तों। नेक्स्ट है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी।
नेक्स्ट है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था, तो पर्ण जो है, पर्ण वो था मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा दोस्तों। नेक्स्ट है कि कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था, अशोक था, बिंदुसार था, लेकिन अजात शत्रु जो है वो हर्यक वंश से संबंधित था दोस्तों। नेक्स्ट है कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, तो अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल हुआ था दोस्तों, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे, तो विशाखदत्त थे। नेक्स्ट है कि विशाखदत्त प्राचीन भारतीय नाटक जो है मुद्रा जासक जो है, मुद्रा राक्षस, वह किस विषय वस्तु पर आधारित है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में है, यानी दरबार में जो भी घटनाएं घटती थी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, तो वो सारा का सारा मुद्रा राक्षस में विशाखदत्त ने वर्णन किया है उस सब का। नेक्स्ट है कि मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले महाराष्ट्र, गुजरात और मालवा को जीता था दोस्तों। नेक्स्ट है कि किसने सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा के त्रिविधि आधार पर राजवंश की स्थापना की, तो ये अशोक ने किया था दोस्तों। उसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा, इन तीनों त्रिविधि आधार पर राजवंश की स्थापना अशोक ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट है कि किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं मिले हैं, तो शिलालेख की बात है जहाँ तक दोस्तों, तो पाटलिपुत्र में इसके शिलालेख नहीं मिले हैं। बाकी गिरनार, कंधार और टोपरा, दिल्ली टोपरा जो था, टोपरा से दिल्ली लाया गया था उस शिलालेख को, तो वहाँ मिला है। बाकी पाटलिपुत्र में शिलालेख नहीं मिला है। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था। नेक्स्ट है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन हुआ, तो नंद के बाद मौर्य वंश आया था दोस्तों। धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य जो है शासन पर बैठा था। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, तो तक्षशिला जो है मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था दोस्तों। नेक्स्ट कहता है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था, तो इंडिका जो है वह मेगास्थनीज का पुस्तक था, यानी इंडिका को मेगास्थनीज ने लिखा था। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है, तो विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन है दोस्तों। नेक्स्ट है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र का प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन है, तो जो इंडिका है, मेगास्थनीज का जो इंडिका है उसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी, तो प्राकृत भाषा का प्रयोग जो है अशोक ने शिलालेखों में किया है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी दोस्तों। नेक्स्ट है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया, तो भारतीय समाज को मेगास्थनीज ने 7 श्रेणियों में विभाजित किया था दोस्तों। नेक्स्ट है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य क्या, उसमें राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है दोस्तों। नेक्स्ट है कि कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो श्रीलंका जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। बाकी कलिंग जो था वो था, कलिंग किसको बोलते थे, उड़ीसा जो आज है वो, अफगानिस्तान भी था, काबुल, कंधार वगैरह, और बिहार भी था, लेकिन श्रीलंका जो है अशोक के शासनकाल के अंतर्गत साम्राज्य में शामिल नहीं था। नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्रा को किस भारत शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी, तो ये देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन के अनुसार आपको चंद्रगुप्त मौर्य सही होगा, लेकिन ऐसे अगर पूछा जाए ऑप्शन में अगर रहेगा हर्यक वंश का उदयीन, तो उदयीन ने ही सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी और उसने ही पाटलिपुत्र नगर की स्थापना भी की थी दोस्तों। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में उसका नाम नहीं है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सही होगा। नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो है मुख्यतः किसका बना था, तो लकड़ी का, चंद्रगुप्त मौर्य का जो है महल वह लकड़ी का बना हुआ था दोस्तों पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है कि बराबर जो गया जिला में पड़ता है, उनकी गुफाओं में उपयोग जो आश्रय गृह था वह किसने उपयोग किया था, तो आजीविकों के लिए वहाँ बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया गया था दोस्तों।
नेक्स्ट है कि किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ जो अभिलेख है दोस्तों, जो कि जूनागढ़ कहाँ है, तो ये अभी गुजरात में पड़ता है। तो रुद्रदामन का जो गुजरात में जूनागढ़ में जो अभिलेख है उससे प्राप्त होता है जानकारी कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रभाव था वो पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। नेक्स्ट है कि वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट घोषित किया है वह है भाब्रू स्तंभ। यानी भाब्रू स्तंभ में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट कहा है दोस्तों। सूचियों का मिलान करना है, इसमें हम लोग देख रहे हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा गया, ये उसी का नाम है, उपनाम है समझिए। तो बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अशोक को प्रियदर्शी बोला जाता है और चाणक्य को विष्णुगुप्त बोला जाता है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। देखिए, अगर पूछा जाए कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। देखिए, अभी तक जो हम लोग इसके पहले जो वंश पढ़ते थे, जैसे हम लोग हर्य वंश को पढ़े थे, नंद वंश को पढ़े थे, तो वो जो था वो भारतीय साम्राज्य मतलब एक तरह से कहें वो रीजनल टाइप के थे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत विस्तृत क्षेत्र पर अधिकार किया था, इसी वजह से और यहाँ ऑप्शन के वजह से भी चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आ रहा है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ये देखिए यूपी पीसीएस में पूछा गया है 2002 में। नेक्स्ट है कि उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है तो कालसी में स्थित है दोस्तों। कालसी कहाँ है? उत्तरांचल में है, जिसको अभी उत्तराखंड बोलते हैं। तो अशोक का शिलालेख उत्तराखंड में भी है। नेक्स्ट है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो यह अशोक की रचना है दोस्तों, अशोक ने उसको बनवाया था। नेक्स्ट है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर चलते हैं तो क्वेश्चन है कि कलिंग विजय युद्ध का विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो 13वां शिलालेख जो है उसमें अशोक जो कलिंग युद्ध को लड़ा था उसके बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जो था भारत में किसके दरबार में आया था? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और उसने ही इंडिका जो है ग्रंथ उसकी रचना की थी। नेक्स्ट है दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को कब पराजित किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये कहीं मिलता नहीं है। तो यह है 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को पराजित किया था दोस्तों। नेक्स्ट है कि कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो अशोक जो है वह जनता के संपर्क में रहता था दोस्तों। नेक्स्ट है कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो कलिंग जब जीत गया दोस्तों तो उसमें कलिंग युद्ध में भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था अशोक ने 261 ईसा पूर्व के बाद। नेक्स्ट है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और किस लिपि में है? तो भाषा तो उसकी प्राकृत थी दोस्तों, लेकिन लिपि जो पूछा गया है वह ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है उसके शिलालेखों में, अभिलेखों में। नेक्स्ट है कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषण यानी कि निम्न कुल का शब्द प्रयोग किया गया है? यानी बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो निम्न कुल का व्यक्ति था। तो यह जो है मुद्रा राक्षस में किया गया है। लेकिन इसमें एक क्या बोला जाता है, विरोधाभास है दोस्तों इतिहासकारों में, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के अनुसार जो राजा होना चाहिए वो क्षत्रिय वर्ण का होना चाहिए। इसीलिए अगर चंद्रगुप्त मौर्य को कौटिल्य के अनुसार दोस्तों ये होना चाहिए कि राजा क्षत्रिय वर्ग से होना चाहिए, और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा खुद चाणक्य ही बनाया है, कौटिल्य ही बनाया है। तो इसी से लोग बहुत सारे इतिहासकार ये कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय ही रहा होगा, तभी तो चाणक्य जो है उसको राजा बनाया। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मौर्य नरेश के बारे में कौन सी कथन सही है? उन्होंने विकास किया था तो किसका? देखिए, मौर्य नरेश थे वो उन्होंने संस्कृति, कला और साहित्य का भी विकास किया था। सोने के सिक्के उन्होंने नहीं ढाले थे, तो ये गलत है। बाकी
प्रांतीय विभाजन भी किया था और हिंदू कुश पर्वत तक साम्राज्य स्थापित कर दिया था। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट जो है वो सही है। नेक्स्ट है कि इसमें है आपको कारण और कथन और कारक के बारे में देखना है, तो दोनों सही है। और ये जो दूसरा है वो पहला का व्याख्या भी है। देख लेते हैं क्या है। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। सही बात है दोस्तों। अशोक जो है कलिंग युद्ध के बाद कलिंग को जीत लिया था और उसको मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसके बाद कह रहा है कि कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। सही बात है दोस्तों। उड़ीसा का जो क्षेत्र था कलिंग, वो दक्षिण भारत से आने वाले जो स्थलीय मार्ग थे उसको भी नियंत्रित करता था, यानी वहीं से होकर स्थलीय मार्ग भी जुड़ा हुआ था और समुद्री मार्ग तो था ही। नेक्स्ट है दोस्तों कि अशोक के शिलालेख जो हैं, रॉक एडिक्ट्स जो जिसको बोलते हैं, संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उसमें शामिल है। तो दूसरा और 13वां जो शिलालेख है उसमें संगम राज्य जो था दक्षिण भारत में, उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है दोस्तों कथन कारक है, जो कि दोनों सही है, और ये दूसरा वाला व्याख्या भी है पहला का। कहता है कि अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। यानी अशोक भी धार्मिक बातों के से ज़्यादा वो जो है सामाजिक बातों पर ध्यान देता था। इसके बाद कहता है कि उसने सर्वधर्म के स्थान पर समता के विचार को प्रसार कर दिया था। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर धर्म संवर्धन के स्थान पर दोस्तों अशोक ने समता के विचार का प्रसार किया, यानी सभी को समान बताया। तो ये जो है पहला आंसर सही होगा, ए नंबर। इसके बाद कहता है कि किस राज्य या देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है। तो मौस्की एवं गुर्जरा या नेठुर का भी अभिलेख भी इसको एक नाम कहीं कहीं आता है। तो मौस्की और गुर्जरा अभिलेख में जो अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है या अशोक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जो है अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। तो ये स्थापत्य रचना के भाग है, ये बात गलत है दोस्तों। जो अशोक के प्रस्तर स्तंभ है ये अखंड है, यानी एक ही भाग में के रूप में बताया गया है। इन पर बढ़िया पॉलिश किया गया है और स्तंभों का सैफ्ट सुंडाकार है। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 पॉइंट सही है, बाकी यह स्थापत्य रचना का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था। तो अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी दोस्तों। नेक्स्ट है प्रांत है उनके राजधानी है, ये सभी मौर्योत्तर प्रांत है, मौर्योत्तर नहीं दोस्तों, मौर्य काल के प्रांत हैं और उनकी राजधानी का नाम बताना है। तो देखिए उत्तरापथ जो था उसका राजधानी तक्षशिला था। ठीक है, दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी थी, अवंती राष्ट्र की उज्जैनी थी और प्राची या पूर्वी प्रदेश की पाटलिपुत्रा राजधानी थी। ठीक है दोस्तों, और संपूर्ण भारत को पाटलिपुत्र से ही नियंत्रित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अर्थशास्त्र जो है चाणक्य का अर्थशास्त्र, उसमें शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में निर्ग्रोथ के प्रभाव से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। किस मतलब निर्ग्रोथ के से प्रभावित होकर लिया था, या उसको इस तरह से पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को कि बौद्ध धर्म को अपनाया था अशोक किसके प्रभाव में आकर। तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु थे, उनके प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा किसने कहा था। तो मेगास्थनीज जो है जो इंडिका लिखा है उसने पोलीब्रोथा के नाम से पाटलिपुत्रा को संबोधित किया है दोस्तों। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है। तो सड़क निर्माण जो अधिकारी होते थे उनको एग्रोनोमाई के नाम से जाना जाता था दोस्तों। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। तो गुप्तचरों को गूढ़ पुलिस के नाम से जाना जाता था दोस्तों। नेक्स्ट है कि किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की। तो 30 नाम था उसका, 30, इसको ऐसे नाम याद रखिए कि 30 नाम था, और वह जो है 30 यानी कि 30, और वो अशोक के आदर्श पे चलने का काम किया था दोस्तों। नेक्स्ट है कि किस ग्रंथ में
किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म के अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो परिशिष्ट प्रवर्तन पर्वन जो है, प्रशिष्ट पर्वन जो है जैन ग्रंथ, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जैन अपना धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि किस महीने में मौर्य का राजकोषीय वर्ष या फिस्कल ईयर जो है आरंभ होता था? तो आषाढ़ जो होता है, जुलाई में जो आता है, उसमें आषाढ़ यानी कि जो हिंदी माह के अनुसार आषाढ़ जो होता है, आषाढ़ के बाद सावन आता है, तो आषाढ़ जो है, आषाढ़ सावन इसके बाद और भी भादो वगैरह आता है, तो आषाढ़ में ही राजकोषीय वर्ष जो है वो स्टार्ट होता था। जैसे इंग्लिश अगर इन महीनों को देखें तो जनवरी से स्टार्ट होता है, उसी तरह से आषाढ़ से जो है मौर्य का राजकीय वर्ष जो है वो स्टार्ट होता था। नेक्स्ट है कि किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में किया गया है? तो भारतीय जातियों के बारे में अगर किया जाए तो इसमें चोलों का उल्लेख है, इसके बाद पांड्य का उल्लेख है। जाति के जगह यहाँ पे वंश का नाम बता सकते हैं दोस्तों, वंशी है एक तरह से। सतीय पुत्र का उल्लेख है, केरल पुत्र का उल्लेख है, और विष्णु कुंड का उल्लेख नहीं है दोस्तों। तो इन चारों का है, चोल, पांड्य, सतीय पुत्र और केरल पुत्र। पल्लव का नहीं है और विष्णु कुंड का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो उसको जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो दोस्तों वो शिलालेख है। नेक्स्ट है कि अशोक के शासनकाल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो जो ब्राह्मी लिपि थी वह दक्षिण भारत में भी पहुंच गई थी दोस्तों। नेक्स्ट है कि अशोक के अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाए गए हैं, तो किन देशों में वह जो है अभिलेख पाए गए हैं? तो वह अफगानिस्तान में पाया गया है दोस्तों। 70 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ रही हैं, अब 71 नंबर की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि अत्यंत पॉलिश किए गए एकास्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरजित बालुकास्य के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए हैं, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया है? तो यह मिर्ज़ापुर के समीप चुनार के खदानों से निकाला गया है दोस्तों। कहता है कि ये क्वेश्चन पहले समझिए, कह रहा है कि अत्यंत पॉलिश किए गए एकास्म अशोक स्तंभ, यानी कि जो स्तंभ थे वो मुख्य रूप से मिर्ज़ापुर के समीप चुनार से निकाले गए थे दोस्तों। तो इसको इस तरह से याद रखिए। नेक्स्ट है कि भारतीय लेखन की कला नहीं जानते हैं, यह किसकी उक्ति थी? तो मेगास्थनीज ने कहा था कि भारतीय लिखना नहीं जानते हैं। नेक्स्ट है कि किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो यह बिंदुसार ने बोला था दोस्तों। सीरिया के नरेश एंटियोकस प्रथम को बोला था कि अंजीर, इसके बाद शराब और दार्शनिक को मांगा था, जिसमें से उन्होंने अंजीर और शराब को दे दिया था, लेकिन दार्शनिक को उन्होंने नहीं भेजा था, और ये कहते हुए मना कर दिया था कि हमारे यहाँ दार्शनिक को बेचने का या कहीं भेजने का ये प्रावधान नहीं है, या इस तरह का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, इसीलिए उन्होंने नहीं दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई करने की जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो 13वां बृहद शिलालेख जो है उसमें कलिंग के पर चढ़ाई करने का पूरा वर्णन किया गया है, या कलिंग युद्ध के बारे में ये वर्णन 13वां शिलालेख में किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत की पहचान करें। तो वह उज्जैन का जो है गवर्नर था बिंदुसार के शासनकाल में। बिंदुसार उसके पिता का नाम था दोस्तों अशोक के। नेक्स्ट है कि किस शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा PDF अच्छा से दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अशोक ने किस शिलालेख में कहा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो पृथक कलिंग शिलालेख में है, मतलब एक अलग है शिलालेख जो कलिंग में है, उसमें कहा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुखों को स्पष्ट करता है? तो कलिंग का जो पृथक शिलालेख है उसमें से यह पता चलता है कि युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख जो है उसको स्पष्ट कर देता है कलिंग का पृथक शिलालेख, जिसमें कहा गया है कि सभी मनुष्य जो है मेरे बच्चे हैं, इसीलिए किसी को मारना नहीं है।
नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन कि किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःसाल में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो यह बात जो है छठे शिलालेख में कहा गया है, यानी कि वह जनता के लिए हर समय उपलब्ध था, चाहे वह किसी भी समय में क्यों न हो। वह जो महामात्य होते थे वो उनसे संपर्क कर सकते हैं किसी सार्वजनिक काम के वजह से। तो यह छठा शिलालेख में कहा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताइए। अवरोही मतलब घटते क्रम, यानी सबसे बड़े जो थे वो प्रादेशिक थे, इसके बाद रजुक थे, इसके बाद युक्तक आते थे दोस्तों। तो प्रादेशिक, रजुक, युक्तक, प्रादेशिक, रजुक, युक्तक। प्रादेशिक सबसे बड़ा, राजुक उससे छोटा और युक्तक उससे छोटा दोस्तों। 79 क्वेश्चन को हम लोगों ने पढ़ लिया है। 80 क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर तो बोलता है कि विष्टि है, तो विष्टि जो है वो बेगारी है, बेगारी को ही विष्टि कहा जाता था दोस्तों। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या था। तो राजकीय भूमि से प्राप्त जो आय होती थी उसको सीता बोलते थे दोस्तों। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित मौर्य का सबसे अच्छा नमूना कौन है मौर्य कला का। तो स्तंभ जो है वो मौर्य कला का उदाहरण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कहाँ के प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोपों के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है। तो यह विवरण जो है महास्थान बांग्लादेश और साहगौरा जो उत्तर प्रदेश में है, इन दोनों जगहों से प्राप्त जो है अभिलेखों में पता चलता है कि अकाल और सूखा के समय में राजा के द्वारा यानी राज्य के द्वारा राहत कार्य किए जाते थे। यह पता चलता है किससे दोस्तों, तो महास्थान जो कि बांग्लादेश में है और साहगौरा जो है उत्तर प्रदेश में है, इन दोनों जगह के अभिलेखों से यह प्राप्त होता है, पता चलता है। नेक्स्ट है कि अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था। तो महेंद्र और संघमित्रा जो थे उसके पुत्र और पुत्री, उन दोनों को भेजा था दोस्तों। नेक्स्ट है कि अशोक के मानसेहरा जो पाकिस्तान में है और शहबाज गढ़ी जो कि पाकिस्तान में ही है से प्राप्त बृहद शिलालेख के किस लिपि का प्रयोग किया गया है। तो उसमें खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है दोस्तों। यानी कि पाकिस्तान से जो प्राप्त हुए हैं मानसेहरा और शहबाजगढ़ से गढ़ी से शहबाज गढ़ी से जो शिलालेख प्राप्त किए गए हैं उसमें लिपि, उसका लिपि जो है वो खरोष्टी लिपि है दोस्तों। नेक्स्ट है कि कहाँ से अशोक के द्विभाषी यानी ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो शाह ए कुना कंधार जो है वहाँ से ग्रीक और अरमाइक दोनों लिपियों में अभिलेख जो है प्राप्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौटिल्य का रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। तो 15 अधिकरणों में विभाजित है और 180 प्रकरणों में विभाजित है दोस्तों। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र में उल्लेखित जो है सप्तांग है उसमें शामिल थे। तो सप्तांग में राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोष जो है ये भी शामिल थे दोस्तों। नेक्स्ट है कि अशोक के समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था। तो तुरमय जो था वो मिस्र का राजा था दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग आज अशोक और उससे संबंधित जितने भी मौर्य साम्राज्य के से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव हो सकते थे दोस्तों, संभवतः हमने सभी ऑब्जेक्टिव को पढ़ लिया है। तो इस तरह से प्राचीन भारत का सीरीज आगे भी जारी रहेगा दोस्तों। आप हमसे जुड़े रहिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और लोगों में शेयर करिए। तो प्राचीन भारत का जो टारगेट हम लोग लेकर चले हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव को, उससे हम लोग 1200 प्रश्नों को टोटल पढ़ेंगे। आज का टॉपिक मौर्य साम्राज्य था। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मौर्योत्तर काल के बारे में जानेंगे, यानी मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो भी राजवंश आए थे उन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।